भारत में मानसून दस्तक दे चुका है। हर साल मानसून जून से सितंबर के बीच केरल से शुरू होता है। इससे पहले प्री मानसून बारिश होती है। अंग्रेजी शब्द मानसून पुर्तगाली शब्द मानसेओ से बना है। मूल रूप से यह शब्द अरबी शब्द मावसिम से आया है। यह शब्द हिंदी, उर्दू और उत्तर भारत के भाषाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एक शुरुआती कड़ी आधुनिक डच शब्द मानसन से भी मिलती है। भारत में मानसून जून से शुरू होकर सितंबर तक 4 महीने सक्रिय रहता है। मौसम विभाग कई पैमानों का इस्तेमाल कर इन 4 महीनों के दौरान होने वाली मानसून की बारिश की मात्रा को लेकर भविष्यवाणी करता है। समुद्र, हिमालय और रेगिस्तान मानसून को प्रभावित करते हैं, इसलिए मौसम विभाग 100% सही अनुमान लगाने में चूक जाता है। कैसे और कहाँ बनता है मानसून? कैसे होती है पूरे देश में खूब बारिश? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अथर्व सिविल इंजीनियर चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के जो मानसून है, किस तरीके से मानसून इंडिया को प्रभावित करता है, कहाँ कहाँ पर बाढ़ आती है और मानसून कब ख़त्म होता है, कब शुरू होता है, कहाँ कितनी बारिश हो रही है, और इन सब के बारे में डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, गर्मी के मौसम में जब हिंद महासागर में सूर्य इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है तो मानसून बनता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया में जो समुद्र का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है और उस दौरान जो धरती का तापमान है वो 45 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये हवाएं आपस में क्रॉस करते हुए कि इक्वेटर पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इक्वेटर रेखा पार करके हवाएं और बादल बारिश करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी का रुख करते हैं। इस दौरान देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र के तल के तापमान से अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में हवाएं समुद्र से ज़मीनी हिस्सों की ओर बहने लगती हैं। ये हवाएं समुद्र के जल के वाष्पन से पैदा होने वाली वाष्प को सोख लेती है और धरती पर आते ही ऊपर उठती है और बारिश करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचने के बाद समुद्र से उठी मानसूनी हवाएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा अरब सागर की तरफ से मुंबई, गुजरात, राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है, तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकराकर गंगा के क्षेत्रों की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में झमाझम बारिश होने लगती है। मानसून मई के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक देता है और 1 जून को केरल में पहुंच जाता है। मौसमी वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश होती ही नहीं। मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ती हैं और हिमालय से टकराकर वापस लौटते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बरसती है। भारत में मानसून राजस्थान में मामूली बारिश करने के बाद ख़त्म हो जाता है। देश में मानसून के 4 महीनों में औसतन 90 सेंटीमीटर बारिश होती है। देश के 65% खेती मानसूनी पर निर्भर है। बिजली उत्पादन, नदियों का पानी भी मानसून पर ही निर्भर है। पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर के राज्यों में 200 से 1000 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मानसूनी बारिश सिर्फ 10 से 15 सेंटीमीटर ही होती है। चेरापूंजी में साल भर में करीब 1100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। केरल में मानसून जून के शुरू में दस्तक देता है और अक्टूबर तक करीब 5 महीने तक रहता है, जबकि राजस्थान में सिर्फ 1.5 महीने ही मानसूनी बारिश होती है। यहीं से मानसून की विदाई होती है। हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाएं भारत के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी भारी बारिश करती है। वैसे किसी क्षेत्र का मानसून उसकी जलवायु पर भी निर्भर करता है। अमूमन मानसून के दौरान तापमान में तो कमी आती है, लेकिन नमी में वृद्धि होती है। पर कभी कभी इस मानसून के बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जब अत्यधिक मात्रा में जल निकलने के लिए अच्छी जल निकासी प्रणाली की कमी होती है, तब यही
मानसून का पानी बाढ़ का कारण बन जाता है। भारत में हर साल मानसून की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। बहुत से लोग और जानवर गंभीर बाढ़ के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इससे कई लोग घायल और विभिन्न रोगों से संक्रमित होते हैं। कई जगहों पर मच्छरों और अन्य कीड़ों के प्रजनन के लिए जमा होने वाला पानी मलेरिया और डेंगू जैसे विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। हाल ही में पैचिस और न्यूमोनिक प्लेग और सैन्य बुखार के मामलों में वृद्धि हुई है। बाढ़ के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति में भी बाधा आती है, जिससे आम जनता की समस्याओं में वृद्धि होती है। उन स्थानों पर करंट पकड़ने का जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है, जहां बिजली आपूर्ति बरकरार होती है। बहुत से लोग अपने घरों और अन्य संपत्तियों जैसे कार, मोटरसाइकिल बाढ़ में खो देते हैं, जिन्हें खरीदने में सालों लग जाते हैं। यह सरकार के लिए चिंताजनक विषय है, क्योंकि संपत्ति बचाओ अभियान के लिए कई पुलिसकर्मियों, फायरमैनों और अन्य अधिकारियों को तैनात करना पड़ता है। गंभीर बाढ़ के मामलों में प्रभावित क्षेत्रों को फिर से तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माल की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि सड़क परिवहन वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा इन क्षेत्रों में संग्रहित सामान भी बाढ़ के कारण खराब हो जाते हैं, तो आपूर्ति की कमी और मांग अधिक हो जाती है। इस प्रकार वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। जब मूसलाधार बारिश होती है तो मिट्टी पूरे पानी को अवशोषित नहीं कर पाती और इससे अक्सर मिट्टी का क्षरण होता है। इसके भयानक परिणाम होते हैं। मिट्टी के क्षरण के अलावा मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। बाढ़ सिर्फ मनुष्य और जानवरों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि वनस्पति के लिए भी खतरा है। भारी बारिश अक्सर गड़गड़ाहट, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ होती है। तूफान पेड़ों को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। इसके अलावा बाढ़ के दौरान फसल भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और अन्य पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। भारत में हर साल मानसून के कारण बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश में इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ब्रह्मपुत्र घाटी और दक्षिण गुजरात सहित अधिकांश गंगा मैदान हैं। मानसूनी बाढ़ के कारण इन जगहों को अतीत में गंभीर नुकसान पहुंचा है और अभी भी खतरे का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं बिल गेट्स द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर से कुछ चीज़ें जो है आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ, जिसे देखकर आप जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में आप योगदान कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है बिल गेट्स की बुक्स का, वो है यूज़ ऑफ ग्रीन एनर्जी। अब तक सारे देश फॉसिल फ्यूल्स का अंधाधुंध उपयोग करते आए हैं। इससे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी पैदा हो गई है। इसलिए बिल गेट्स कहते हैं कि अब हमें ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके प्रमुख स्रोत हैं जियोथर्मल, ऑफशोर विंड, पंप हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर आदि। इनमें कोई गैस नहीं निकलती है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट जो है बिल गेट्स की बुक्स का, वो है रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस दौरान बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैस निकलती है। बिल गेट्स ने सीमेंट का एग्जांपल दिया है। पूरी दुनिया में सीमेंट बनाया जाता है और इसे बनाते वक्त बहुत ज़्यादा CO2 निकलती है, जो धरती का तापमान बढ़ा देती है। इसी तरह प्लास्टिक, स्टील, पेपर आदि की फैक्ट्रीज भी अत्यधिक मात्रा में गैसेस को वायुमंडल में छोड़ती है। बिल गेट्स कहते हैं कि हमें इन तरीकों को बदलना होगा। इनकी जगह नए तरीक़ों से प्रोडक्शन करना होगा, जैसे सीमेंट में फ्रेश वाटर ना डालकर समुद्र का पानी डाला जाए। ऐसे ही वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल और रीयूज़ किया जाना चाहिए। थर्ड इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा एक साफ ईंधन है। इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती। परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यूरेनियम है, लेकिन ये बहुत से देशों में नहीं पाया जाता। भारत में भी इसके भंडार सीमित हैं। यूरेनियम से ही एटम बम और दूसरे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। अगर विकसित देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करके इस यूरेनियम को दूसरे देशों को दे दे, तो वह इसे ग्रीन एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही रहता है कि दूसरे देश कहीं इसका परमाणु बम ही ना बना डाले, तो इसलिए इस समस्या का समाधान तलाशना होगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है आवर फूड चॉइसेस।
हमारी भोजन की पसंद भी क्लाइमेट चेंज में योगदान देती है। नॉन वेज डाइट ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट पैदा करती है और कम लोगों को सपोर्ट करती है, जबकि वेज डाइट ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि एनिमल्स पहले बहुत से प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और प्लांट्स की अपेक्षा उनका नंबर कम होता है। एक गेहूं के खेत से बहुत से लोग पेट भर भोजन कर सकते हैं, लेकिन उस खेत पर अगर बकरी पालें तो हो सकता है 10 बकरी ही पाली जा सके। फिर वे 10 बकरियां कुछ ही लोगों का पेट भर पाएंगी। दोस्तों, बहुत से देशों में बड़े पैमाने पर मीट प्रोडक्शन होता है। बहुत से पशु तो केवल मीट के लिए ही पाले जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो कैटल्स होते हैं, पशु जो होते हैं, वो घास ही खाते हैं, तो वह मीथेन गैस छोड़ते हैं, क्योंकि उनके पेट में बैक्टीरिया जो है उस घास से मीथेन बनाते हैं, और मीथेन जो गैस है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल गेट्स की बुक से मैंने 5वां पॉइंट जो लिया है वो फूड टेक्नोलॉजी पर ही लिया हुआ है। तो बिल कहते हैं कि हमें अपना भोजन पैदा करने के लिए नए तरीकों को अमल में लाना चाहिए। वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी क्रॉप्स बना सकते हैं जो कम पानी सोख कर भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। ऐसे में पशु के मीट की जगह हम लैब ग्राउंड मीट पर भी जोर देना चाहिए। इस तकनीक में आप सिर्फ टिश्यू कल्चर करके लैब में ही मसल्स आदि मीट बना सकते हैं। ऐसे मीट से कोई क्रुएल्टी भी नहीं होती, साथ ही कैटल के चारे के लिए पेड़ पौधे भी नहीं काटने पड़ते। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट मैं जो लेके आया हूँ बिल गेट्स की बुक से, वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया है। इससे तरह तरह की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे समय पर बारिश ना होना, बाढ़ आना, सुनामी और तूफान, बेमौसम बरसात होना आदि आदि। इसलिए हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और ख़ुद से पूछना पड़ेगा कि मैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। आपको अपने घर के कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने पर जोर देना होगा। कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब है कि आपके घर से कितनी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करने में योगदान दिया होगा, क्योंकि प्लास्टिक बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अगर प्लास्टिक की डिमांड ही ना हो तो वह बनेगा भी नहीं और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। अतः इस केस में आपने डिमांड बढ़ाकर अपने कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा दिए हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में आपका भी योगदान है। और ऐसे ही बिजली के उपयोग में भी है, क्योंकि बहुत सी बिजली कोयले से बनती है और उस समय बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। दोस्तों, बिल गेट की बुक हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर से मैं 7वां पॉइंट लेकर आया हूँ, वह है न्यू ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। एग्रीकल्चर के बाद दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट का ही नंबर आता है। ट्रांसपोर्ट 17% ग्रीन हाउस गैसेज के लिए जिम्मेवार है। इसलिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करने के बजाय सीएनजी का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, क्लाइमेट को स्थिर बनाने के लिए हम अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो 8वां पॉइंट हमारा यही है, हाउस होल्ड हीटिंग चेंजेस। बहुत से देशों में जहां बर्फ़ पड़ती है, घरों को गर्म रखने की व्यवस्था की जाती है। लोग घरों में लकड़ी और कोयला जलाते हैं। इससे बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि निकलती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो दोस्तों, इसके बदले हम सोलर हीटर या इलेक्ट्रिकल हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के लिए सोलर वाटर हीटर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे गैसेज नहीं निकलती, तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग में कमी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वां पॉइंट भी हमारा घर से ही जुड़ा हुआ है, वो है एयर कंडीशन के ऊपर। तो आज के समय में घर घर में एसी इस्तेमाल होता है। उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस भरी होती है, जो धीरे धीरे उड़ती रहती है। यह गैस स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर ओजोन से रिएक्ट करती है और उसे ऑक्सीजन बना देती है। इससे ओजोन लेयर पतली पड़ गई है। इसे ओजोन डिप्लेशन भी कहा जाता है। ध्रुवों पर तो होल ही हो गया है, जिसे ओजोन होल कहा जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें धरती तक आ जाती है और कैंसर आदि बीमारियां कर देती हैं। इसलिए एसी की बजाय कूलर आदि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिल गेट की बुक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर का 10वां पॉइंट जो है वो है नेट जीरो एमिशन। सारी दुनिया के देशों ने COP26 में डिसाइड किया था
ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन 2050 तक नेट जीरो कर देंगे, जिसका मतलब है कोई देश उतनी ही CO2 रिलीज करेगा जितना कि उसके जंगल और समुद्र अब्जॉर्ब कर लें। लेकिन डेवलपिंग देशों के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत 200 साल गुलाम रहा और आज़ादी मिलने के बाद ही उसने फैक्ट्रीज आदि लगाना शुरू किया, जबकि अमेरिका और यूरोपियन देश बहुत पहले से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कूद पड़े थे। इसलिए अगर हम फैक्ट्रीज बंद कर देंगे तो हमारा विकास भी रुक जाएगा। इसलिए भारत ने नेट जीरो के लिए 2070 तक का समय मांगा है। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर से अगला पॉइंट जो है 11वां पॉइंट, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सरकारों को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जैसे कोयले से बनी बिजली की बजाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगाना चाहिए। जंगलों को अंधाधुंध नहीं काटना चाहिए और जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे दुगने लगाने चाहिए। फैक्ट्रीज़ के मालिकों को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बाध्य करना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है रोल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हर आदमी का क्या रोल हो सकता है क्लाइमेट चेंज को रोकने में। तो अपने स्तर पर लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लास्टिक को बाहर ना फेंकें, बल्कि उसका इस्तेमाल करें। प्लास्टिक बैग से कुछ क्राफ्ट बना सकते हैं। जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, इसके बदले कपड़े के बैग्स का उपयोग करें। किचन से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट करना सीखें और अपने बगीचे या पौधों के लिए खाद की तरह इस्तेमाल में लाएं। पानी और बिजली की बचत करें। भोजन वेस्ट ना करें। पेपर भी कम इस्तेमाल करें। ऐसा करने से हर कोई अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बिल गेट की बुक्स हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर से मैं आपके लिए लेकर आया। तो हम आखिरी में निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवों पर बड़ी बर्फ़ पिघल जाएगी और इससे बाढ़ भी आ सकती है और क्रॉप्स डैमेज भी हो सकती है। बहुत से जो समुद्र किनारे शहर बसे हुए हैं वह भी डूब जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, कैसे हम अपना और आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब खूब ख्याल रखिए।